देखो आज अपन पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं भाई, सम्मिश्र विश्लेषण। सुनो भी ध्यान से सुनो। देखो अपन बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन पढ़ रहे हैं। देखो लगभग 3-4 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं भाई। हालांकि सिलेबस के अंदर अगर अपन देखें तो देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर दो ही टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस के अंदर। देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस ये दे रखा है। देखो ये पहला जो टॉपिक दे रखा है वो तो दे रखा है विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। देखो सेकंड जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है कॉनफॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण। कॉनफॉर्मल मैपिंग। फिर एक अपन देख सकते हैं देखो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक रूपांतरण। सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर केवल पहला और दूसरा टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है। हालांकि क्वेश्चन पूछा गया इससे भी सेकेंड ग्रेड 2022 के अंदर द्विरेखिक रूपांतरण से ही पूछा गया। देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ है एनालिटिक फंक्शन लिखा हुआ है, कॉनफॉर्मल मैपिंग लिखा हुआ है। देखो लेकिन सेकंड ग्रेड 2022 में यहां भी क्वेश्चन पूछा गया, द्विरेखिक रूपांतरण का भी पूछा गया। देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये तीनों टॉपिक लिखे हुए हैं। देखो तो लगभग सेम ही सिलेबस है दोनों का, तीनों ही टॉपिक अपन पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल जीरो लेवल से अपन पढ़ रहे हैं। देखो जो भी नए स्टूडेंट हैं यहां से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखो लगभग 3-4 क्वेश्चन यहां से पूछे गए। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। देखो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। देखो कल अगर मान लो कोई स्टूडेंट आया जिसने अंतर समीकरण पढ़ा है, भाई पहले वाले से क्या रिलेटेड था, उसमें केवल अंतर समीकरण जिसने पढ़ लिया वो 2 क्वेश्चन कर सकता था इस एग्जाम में। देखो तो कहने का मतलब ये किसी भी क्लास को अपन पढ़े, एक क्लास से ही 2 क्वेश्चन मिल रहे थे। कल अपन जो अंतर समीकरण पढ़ी थी 2 क्वेश्चन पूछे गए सेकंड ग्रेड 2022 में, आसान आसान पूछे गए। देखो तो कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी अपन शुरुआत कर सकते हैं। देखो तो सम्मिश्र विश्लेषण अपन पढ़ रहे हैं। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन के बारे में पढ़ेंगे। देखो उससे पहले अगर शुरू से अगर अपन बात करें तो देखो वास्तविक विश्लेषण में तो अपन क्या करते हैं, जैसे वास्तविक संख्याओं की गुणधर्म पढ़ते हैं, वास्तविक फलन होता है उसकी कंटिन्यूटी वगैरह कैसे चेक करते हैं, अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं, वहां एक रीमान इंटीग्रेशन भी होता है, आजकल सिलेबस में नहीं है। तो वास्तविक फलनों का समाकलन वगैरह वगैरह कैसे करते हैं, वो सारी चीजें अपन वहां देखते हैं। सम्मिश्र विश्लेषण में अपन क्या करेंगे, देखो सम्मिश्र कोई फलन दे रखा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, तो उसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, वो पूरे सिलेबस के अंदर होता है। देखो लेकिन यहाँ अपने पास 3 ही टॉपिक सिलेबस के अंदर है। देखो तो सबसे पहली बात तो अपन कर रहे हैं, देखो सम्मिश्र संख्या की बात कर रहे हैं। देखो सम्मिश्र संख्या, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या को अपन देखो सी से डिनोट करते हैं। सम्मिश्र संख्या को अपन सी से डिनोट करते हैं। देखो किस टाइप की संख्या होती है, देखो a प्लस आयोटा b टाइप की संख्या होती है। देखो जहां पे a और b क्या होते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। देखो आयोटा बराबर कितना होता है, √-1 होता है। यहां शॉर्ट में अपन बात कर रहे हैं। देखो संख्याओं के बारे में वैसे भी अपन अलग से बात करेंगे बाद में। सम्मिश्र संख्या को अपन डिनोट करते हैं, देखो सी से डिनोट करते हैं। जनरली सी बराबर होता है a प्लस आयोटा b। देखो इस टाइप की जो संख्या है उनको अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। देखो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। देखो सम्मिश्र संख्या के बारे में वैसे अपन देखो डिटेल में अपन 10+2 वाले सिलेबस में पढ़ते हैं, भाई वहां पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक होता है अपने पास। तो यहाँ शॉर्ट में अपन बात कर रहे हैं। देखो इस टाइप की जो संख्या है उसको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अगर a बराबर 0 है, मान लो केवल आयोटा b लिखा हुआ है, तब इसको अपन क्या कहते हैं,
शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखो तब ये शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है। अगर b बराबर 0 है तब इसको अपन क्या कहते हैं, शुद्ध वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो a है वो क्या कहलाता है, इसका वास्तविक भाग कहलाता है, b क्या कहलाता है, इसका काल्पनिक भाग कहलाता है। देखो तो इस टाइप की जो संख्या है उनको अपन कहते हैं सम्मिश्र संख्या। देखो एक होता है सम्मिश्र चर होता है, देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सम्मिश्र चर। चर का मतलब क्या होता है, जिसकी मान अपन चेंज कर सकें। देखो एक तो अचर होता है, भाई कांस्टेंट होता है, एक चर होता है जिसकी मान अपन चेंज कर सकें। देखो तो यदि किसी चर के मान अपन सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से रखते हैं, अगर किसी चर के मान सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से अगर अपन रखते हैं तब उसको अपन क्या कह देते हैं, सम्मिश्र चर कह देते हैं। देखो भाई वास्तविक चर को अपन जनरली डिनोट करते हैं, देखो किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स बराबर अपन 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। यानी यदि किसी चर का मान वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से अपन लेते हैं तब तो उसको अपन कह देते हैं वास्तविक चर कह देते हैं। और यदि किसी चर का मान सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से अपन लेंगे तब उसको अपन क्या कह देंगे, सम्मिश्र चर कह देंगे। देखो या ऐसे कह सकते हैं, देखो वह चर जो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में से मान ग्रहण करेगा। देखो वह चर जो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में से मान ग्रहण करता है उसको अपन कहते हैं सम्मिश्र चर कहते हैं। देखो तो यह एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो वह चर जो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से मान ग्रहण करता है। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से मान ग्रहण करता है। यानी यदि किसी चर का मान अपन ले रहे हैं सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से ले रहे हैं तब उसको अपन क्या कर देंगे, सम्मिश्र चर कह देंगे। यदि किसी चर का मान अपन सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से रखते हैं तब उसको अपन कह देते हैं सम्मिश्र चर कह देते हैं। सम्मिश्र चर होता है उसको जनरली अपन डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। देखो इसे अपन जेड से व्यक्त करते हैं और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं। देखो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई से व्यक्त करते हैं। जो सम्मिश्र चर होता है उसको अपन जेड से डिनोट करते हैं और जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो एक्स है वो तो क्या कहलाता है, इसका देखो रियल पार्ट कहलाता है। एक्स को तो अपन कहते हैं रियल पार्ट कहते हैं। देखो थोड़ा समझने के लिए लिख लेना। देखो जहां एक्स है वो तो क्या कहलाता है, देखो रियल पार्ट ऑफ जेड कहलाता है, देखो वास्तविक भाग कहलाता है। और वाई क्या कहलाता है, इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। देखो वाई क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। देखो यहां तक ये बात ठीक है कि देखो सम्मिश्र संख्याओं की अगर अपन बात करें तो देखो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को अपन सी से डिनोट करते हैं। इस टाइप की जो संख्या है उनको अपन कहेंगे सम्मिश्र संख्या। देखो अब एक होता है सम्मिश्र चर होता है, एक वास्तविक चर होता है। जैसे वास्तविक विश्लेषण में अपन वास्तविक चर की बात करते हैं। देखो तो यदि किसी चर का मान वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से अपन रखते हैं तब तो उसको अपन कह देंगे वास्तविक चर। यदि किसी चर का मान अपन सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से रख रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे सम्मिश्र चर कह देंगे। देखो सम्मिश्र चर को जनरली अपन डिनोट करेंगे जेड से डिनोट करेंगे। देखो जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जहां एक्स को तो अपन कहेंगे देखो रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई को अपन कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। देखो अगर काल्पनिक भाग की बात करें तो कई आयोटा वाई बताते हैं, आयोटा वाई नहीं है। देखो काल्पनिक भाग अगर अपन बात करें तो वाई है। देखो केवल यानी इसका अगर काल्पनिक भाग देखा जाए तो काल्पनिक भाग कौन है, वाई है। वास्तविक भाग अगर अपन देखें तो वास्तविक भाग कौन है, देखो एक्स है। फिर एक होता है सम्मिश्र फलन, अपन मेन बात ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर सम्मिश्र फलन, देखो इसकी जो बेसिक बातें हैं वो अपन 10+2 वाले सिलेबस में पढ़ते हैं, तो यहां कोई ज्यादा काम में नहीं आनी। सम्मिश्र फलन की बात कर रहे हैं, देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब क्या, देखो जेड को काम में लेके अगर अपन कोई फंक्शन लिख रहे हैं देखो तो उसको अपन कहेंगे सम्मिश्र फलन। जेड को काम में लेके अगर कोई फंक्शन लिख रहे हैं, मान लो जेड स्क्वायर लिख दिया, जेड क्यूब लिख दिया, तब वो क्या कहलाता है, सम्मिश्र फलन कहलाता है। देखो यानी एक्स को काम में लेके अगर कोई फंक्शन लिखते हैं, भाई एक्स को अपन जनरली क्या मानते हैं, वास्तविक चर मानते हैं। देखो अगर ऐसे अपन लिख रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, एक्स क्यूब लिख रहे हैं, तब तो उसको अपन कहते हैं वास्तविक फलन कहते हैं। देखो ये क्या कहलाता है, सम्मिश्र फलन कहलाता है। यानी सम्मिश्र चर से अपन कोई फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे सम्मिश्र फलन कहेंगे। देखो अब जेड के प्रत्येक मान के लिए इसके एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त होते हैं। देखो तो एक डेफिनेशन लिख लेना सम्मिश्र फलन के। देखो यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए, यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए फलन एफ जेड के
जेड के प्रत्येक मान के लिए फिलन एफ जेड के एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त, एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त तब एफ जेड को अपन कहेंगे सम्मिश्र फलन। एफ जेड को सम्मिश्र फलन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। देखो वास्तविक फलनों में अपन देखते हैं, वास्तविक फलन में क्या होता है, एक मान रखने पे एक ही मान आता है, लेकिन यहाँ पे जेड के एक मान के लिए एक से अधिक मान भी आएंगे। देखो तो यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए फलन एफ जेड के एक या अधिक निश्चित मान अगर अपने को प्राप्त हो रहे हैं, तब फलन एफ जेड को अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। तब फलन एफ जेड को अपन कहेंगे सम्मिश्र फलन। देखो इसे अपन इस तरीके से व्यक्त करते हैं। देखो सम्मिश्र फलन को डब्ल्यू से व्यक्त किया जाता है। देखो इसे डब्ल्यू बराबर एफ जेड से अपन डिनोट करते हैं। देखो डब्ल्यू बराबर एफ जेड से व्यक्त करते हैं। देखो यदि z के प्रत्येक मान के लिए फलन के एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त हो रहे हैं, तब फलन एफ जेड क्या कहलाएगा, सम्मिश्र फलन कहलाएगा। देखो यानी z को काम में लेके अगर कोई फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देखो सम्मिश्र चर को काम में लेके अगर कोई फंक्शन अपन लिख रहे हैं, तब उसको अपन कह देंगे सम्मिश्र फलन कह देंगे। देखो इसको अपन डिनोट करते हैं w से भी डिनोट करते हैं। देखो एफ जेड लिख दो या w लिख दो, एक ही बात है। देखो इसे w बराबर एफ जेड से अपन डिनोट करते हैं। देखो एक अपन देख सकते हैं, देखो ये जो एफ जेड आएगा, जैसे z की जो फॉर्म थी वो क्या थी, x प्लस आयोटा y की फॉर्म थी, वैसे एफ जेड की जो फॉर्म आएगी वो हमेशा u प्लस आयोटा v की फॉर्म आएगी। देखो एफ जेड की जो फॉर्म आती है वो हमेशा u प्लस आयोटा v की फॉर्म आती है। देखो तो एक नोट लगा के लिख सकते हैं इसके अंदर। देखो यानी जो एफ जेड होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। देखो u एक्स वाई होगा प्लस आयोटा v एक्स वाई के रूप में होता है। देखो इसके रूप में होता है। देखो जो सम्मिश्र फलन एफ जेड है वो हमेशा यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई की फॉर्म में होता है। देखो यहाँ एक एक्स वाई का फंक्शन होगा प्लस आयोटा होगा, फिर एक एक्स वाई का फंक्शन होगा। देखो जो सम्मिश्र फलन होता है वो हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा। देखो आप यहाँ एक एक्स वाई का फंक्शन आएगा प्लस आयोटा आएगा, फिर एक एक्स वाई का फंक्शन आएगा। देखो एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कोई भी। देखो भाई जैसे एफ जेड बराबर मैंने ले लिया ई की पावर जेड ले लिया। देखो एफ जेड बराबर मैंने ले लिया ई की पावर जेड ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो अब यहाँ पे इसको अगर अपन सॉल्व करें, देखो जेड की जगह मैं रख दूं, देखो एक्स प्लस आयोटा वाई रख दूं। देखो इसको जेड की जगह रख दिया मैंने, एक्स प्लस आयोटा वाई रख दिया। देखो अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई ये आ जाएगा। देखो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई आएगा। देखो ई की पावर एक्स, ई की पावर आयोटा वाई को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर आयोटा वाई को अपन लिख सकते हैं देखो कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। अब ए की पावर एक्स को अगर अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ए की पावर एक्स कोस वाई आ जाएगा प्लस आयोटा ए की पावर एक्स साइन वाई आ जाएगा। ये आ जाएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये एक एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है। देखो ये एक एक्स वाई का फंक्शन आ गया। देखो यहाँ पे प्लस आयोटा आ रहा है। देखो फिर एक एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है, फिर यहाँ पे एक एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है। तो हमेशा जो एफ जेड मिलेगा वो आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा। देखो एफ जेड है वो हमेशा इस रूप में होता है। देखो डब्ल्यू कह सकते हैं या एफ जेड कह सकते हैं की बात है। देखो वो हमेशा इस फॉर्म में होता है। देखो एफ जेड अपन कह सकते हैं या डब्ल्यू कह सकते हैं, एक ही बात है। उसकी जो हमेशा फॉर्म होगी वो ऐसी होगी। देखो या एक एक्स वाई का फंक्शन आएगा, फिर आयोटा आएगा, फिर एक एक्स वाई का फंक्शन आएगा। देखो एक्स वाई का फंक्शन आता है, फिर आयोटा आता है, फिर एक्स वाई का फंक्शन आता है। यहां तक सही है के बाद देखो देखिए भाई सम्मिश्र संख्या की अपने बात की है। देखो फिर अपने सम्मिश्र चर की बात की है। देखो यानी जेड का मान अगर अपन सम्मिश्र संख्याओं के समूचे से रख रहे हैं तब उसको अपन कह देंगे सम्मिश्र चर कह देंगे। अब जरूरी नहीं कि जेड से डिनोट करें, जनरली अपन जेड काम में लेते हैं। देखो भाई कोई भी हो सकता है सम्मिश्र चर, अगर उसकी मान अपन सम्मिश्र संख्याओं के समूचे से रख रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं सम्मिश्र चर कहते हैं। अब यहां अगर अपन देखें जेड को काम में लेके अगर कोई फंक्शन लिख रहे हैं तब उसको अपन कह देंगे सम्मिश्र फलन कह देंगे। जो सम्मिश्र फलन होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है। सम्मिश्र फलन होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। देखो अब यहां मैंने बात की थी, देखो जेड के प्रत्येक मान के लिए इसके एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त होंगे। देखो अगर जेड का एक मान रखने पे फंक्शन का एक ही मान आता है तब तो उसको कहते हैं एक मानी फलन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। देखो और जेड का अगर एक मान रखने पे फलन के दो या अधिक मान प्राप्त हो रहे हैं तब उसको कहते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। देखो तो एक डेफिनेशन लिख लेना। देखो यहां पर एक मानी फलन,
एक मानी फलन सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एक बार बेसिक से अपन पढ़ रहे हैं, देखो मैंने अपना टॉपिक है वो एनालिटिक फंक्शन है, देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन। देखो यदि z के प्रत्येक मान के लिए, देखो यदि z के प्रत्येक मान के लिए यदि z के प्रत्येक मान के लिए फलन fz का अद्वितीय मान प्राप्त हो, फलन fz का अद्वितीय मान प्राप्त हो, तब fz को अपन कहेंगे देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तब fz क्या कहलाता है? एक मानी फलन कहलाता है। तब fz है वो क्या कहलाता है? एक मानी फलन कहलाता है। हालांकि इस पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर अपन एक मानी फलन की बात करेंगे। देखो विश्लेषिक फलन चेक करेंगे वो एक मानी फलन के लिए चेक करेंगे, आगे समाकलन करेंगे वो भी एक मानी फलन के लिए करेंगे। देखो तो z के प्रत्येक मान के लिए फलन fz का अगर अद्वितीय मान प्राप्त हो रहा है तब उसको अपन कहेंगे एक मानी फलन। देखो जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे मान लो ये ले लिया, देखो अपन ने fz बराबर अपन ले रहे हैं, मान लो z स्क्वायर ले लिया मैंने, z क्यूब ले लिया। देखो ये सारे एक मानी फलन है। देखो z का एक मान रखने पे अपने को एक ही मान प्राप्त होगा। देखो अगर z का एक मान रखेंगे तो अपने को एक ही मान प्राप्त होगा। देखो जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे मान लो z की जगह मैंने रख दिया आयोटा रख दिया। देखो इसमें अब z की जगह आयोटा रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आयोटा का स्क्वायर यानी कितना आएगा? -1 आएगा। देखो तो एक मान रखने पे एक ही मान आ रहा है। z की जगह कुछ भी रख रहे हैं अपन, मान लो z की जगह मैंने 2 आयोटा रख दिया। देखो यहाँ पर इसके अंदर रख रहा हूं। देखो z की जगह अगर 2 आयोटा रखेंगे तो कितना बनेगा? 2 आयोटा का स्क्वायर यानी कितना आएगा इसका मान? -4 आएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो अद्वितीय मान अपने को प्राप्त हो रहे हैं। देखो तो एक मान रखने पे अगर एक ही मान प्राप्त होता है तब उसको अपन कहेंगे देखो एक मानी फलन। नाम से स्पष्ट है, एक मानी फलन का मतलब हो गया एक मान रखने पे एक ही मान आना चाहिए। देखो यदि z का एक मान रखने पे फलन का एक ही मान आता है तब उसको अपन कहते हैं एक मानी फलन कहते हैं। देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। देखो z का एक मान रखने पे यदि फलन के ज्यादा मान आते हैं तब उसको कहते हैं बहुमानी फलन कहते हैं। तब वो कहलाता है बहुमानी फलन कहलाता है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन बहुमानी फलन का मतलब क्या है? एक मान के लिए अधिक मान प्राप्त हो। देखो यदि z के प्रत्येक मान के लिए, देखो यदि z के प्रत्येक मान के लिए फलन fz के, देखो एक बार थोड़ी बेसिक बात अपन कर रहे हैं। देखो यहां पर फलन fz की दो या अधिक मान प्राप्त हो, दो या अधिक मान प्राप्त हो तब उसको कहेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन। देखो z के प्रत्येक मान के लिए फलन fz के दो या अधिक मान अगर आ रहे हैं तब वो क्या कहलाता है? बहुमानी फलन कहलाता है। देखो तब fz को कहते हैं बहुमानी फलन कहते हैं। देखो एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो ये देख सकते हैं। देखो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे fz बराबर ले लिया अपन ने z की पावर 1/2 ले लिया। देखो या अपन ने ले लिया मान लो log 1 + z ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो fz बराबर अपन ने ले लिया मान लो log 1 + z ले लिया या log z ले लिया। देखो ये अपन ले रहे हैं। देखो ये बहुमानी फलन है। देखो fz बराबर जैसे z की पावर 1/2 है, fz बराबर log z है, एक मान रखेंगे तो अपने को एक से अधिक मान प्राप्त होंगे। देखो ये सीधी सी सिंपली अगर अपन बात करें, अगर मैं z की जगह इसमें 4 रख दूं, देखो पहला फंक्शन जैसे fz बराबर अपन ये ले रहे हैं मान लो z की पावर 1/2 ले रहे हैं। देखो इसमें अगर अपन z की जगह 4 रखेंगे तो कितना आएगा? z की जगह 4 रखेंगे तो 4 की पावर 1/2 यानी +-2 आएगा या नहीं आएगा? +-2 आएगा, दो मान आएंगे। देखो अगर मैं z की जगह इसमें आयोटा रख दूं तो कितना आएगा? आयोटा की पावर 1/2 आएगा। देखो और आयोटा की पावर 1/2 का मान निकाल सकते हैं ना अपन भाई, आयोटा का वर्गमूल निकालेंगे तो दो ही मान तो आएंगे यहाँ पे।
फॉर्मूला होता है ना, वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं प्लस माइनस 1/√2 जेड प्लस आयोटा वाला, तो उससे दो मान आएंगे। देखो इसके दो मान प्राप्त होंगे। आयोटा की पावर 1/2 का अगर अपन मान निकालेंगे तो सीधी सी बात है वर्गमूल निकाल रहे हैं। देखो तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसके दो मान आएंगे। देखो आएंगे नहीं, बेस के दो मान आएंगे। इसको अपन ध्रुवीय रूप में चेंज करके फिर इसका मान निकाल सकते हैं। आयोटा का जैसे अगर मूल निकालने होते हैं तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करते हैं, फिर देमायोर थ्योरम लगा के फिर इसका मान निकालते हैं। फिर इसका मान निकाला जाता है। देखो एक सीधा फॉर्मूला भी तो पड़ा था वर्गमूल निकालने का। ये √z का मान है वो किसके बराबर होता है, प्लस माइनस होता है ना एक फॉर्मूला, मॉड ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर होता है कितना, 1/2 होता है। फिर कितना होता है प्लस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस एक्स बटे 2 की पावर होता है 1/2 होता है। की पावर 1/2 होता है। देखो वहां आपने शॉर्ट फॉर्मूला ही पढ़ा था। देखो एक ऐसा एक फॉर्मूला अपने 10+2 वाले सिलेबस में पढ़ा था। देखो ऐसा एक फॉर्मूला होता है। देखो देख लेना जो भी है। ये √z का मान अगर निकालना है तो सूत्र होता है मॉड ऑफ z प्लस एक्स बटे 2 की पावर 1/2 प्लस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस एक्स बटे 2 की पावर 1/2 होता है। देखो तो इससे अगर अपन √ आयोटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो √ आयोटा का मान अगर यहां से निकालें तो कितना बन रहा है। देखो प्लस माइनस मॉड ऑफ z का मतलब हो गया इसका मापांक, तो z का मापांक तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अक्स का मान इसमें कितना हो गया 0 हो गया। देखो अपॉन में 2 आ जाएगा। देखो प्लस आयोटा आएगा मॉड ऑफ z का मान 1 हो गया, अक्स का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, अक्स का मान 0। इसको अक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो अक्स का मान 0 हो गया, वाई का मान 1 हो गया। देखो यहाँ पे अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। देखो की पावर 1/2 आएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान आ रहा है प्लस माइनस 1/√2। ये 1/√2 मैंने यहां से बाहर ले लिया तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा बनेगा। देखो तो आयोटा की पावर 1/2 का मान अगर निकालते हैं तो इतना आता है। देखो ये बात को ज्यादा वैसे समझने की अभी जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक मान रखने पे अपने को दो मान प्राप्त हो रहे हैं। देखो एक मान रखने पे अपने को दो मान प्राप्त हो रहे हैं। देखो वर्गमूल वगैरह निकालना वहां सीखते हैं अपन 10+2 वाले सिलेबस के अंदर। लिखो तो ये लिख लो साइड में एक सूत्र, समिश्र संख्या का वर्गमूल निकालने का सूत्र अपन जानते हैं, 10+2 वाले सिलेबस में पढ़ते हैं। देखो ये बात √z बराबर होता है प्लस माइनस मॉड ऑफ z प्लस एक्स बटे 2 की पावर 1/2 प्लस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस एक्स बटे 2 की पावर 1/2 होता है। देखो ये होता है एक सूत्र होता है। देखो समिश्र संख्या का वर्गमूल अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो तो यहां कहने का मतलब ये देखो एक मान रखने पे दो मान प्राप्त हो गए अपने को। देखो जेड की जगह मैंने आयोटा रखा तो दो मान आ रहे हैं। देखो जेड की जगह आयोटा रखने पे दो मान आ रहे हैं। देखो तो एक मान रखने पे अगर एक से अधिक मान आते हैं तब उसको अपन कहते हैं बहुमानी फलन। देखो तब वो क्या कहलाता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। तब उसको कहा जाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। ऐसे देखो log z है वो भी एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। देखो log z है वो भी एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। देखो एफ जेड बराबर अगर अपन log z लेते हैं, देखो अगर अपने को निकालना है, मान लो इसमें z की जगह मैं रख दूं 1 प्लस आयोटा रख दो। देखो z की जगह अगर 1 प्लस आयोटा रख दें तो यहां आएगा देखो log 1 प्लस आयोटा, और log 1 प्लस आयोटा का मान कितना होता है कौन बता सकता है। सूत्र पढ़ा था इसका भी अपन ने, समिश्र संख्याओं का log निकालना, समिश्र संख्याओं के log निकालने का सूत्र अपने पढ़ा था। क्या सूत्र पढ़ा था है, log mod ऑफ z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। यहाँ पे आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, उसमें अपन व्यापक मान अगर निकालना है तो 2n पाई जोड़ते भी है। देखो आयोटा 2n पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। देखो कई मान निकाले जा सकते हैं। देखो इससे ये सूत्र होता है। देखो log z बराबर होता है log mod ऑफ z प्लस आयोटा 2n पाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। देखो ये होता है। या अभी इसको वैसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक मान रखने पे दो मान आ रहे हैं, वो बात अपन समझाना चाह रहे हैं। देखो अब यहां से अगर मैं इसका मान निकालूं तो कितना आएगा। देखो इसके अंदर भाई यहां से अगर अपन इसका मान देखें, देखो log z बराबर सूत्र होता है log mod ऑफ z प्लस आयोटा 2n पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो mod ऑफ z का मान कितना आ जाएगा। देखो z बराबर 1 प्लस आयोटा है, z बराबर है 1 प्लस आयोटा। अगर z बराबर x प्लस आयोटा y होता है तो mod ऑफ z कितना होता है √x² प्लस y² होता है। ये होता है। देखो तो mod ऑफ z का मान कितना आ जाएगा, यहां से अगर देखें तो mod ऑफ z का मान हो जाएगा √2 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो प्लस कितना आएगा, मैं नीचे लिखता हूं इसको। देखो इसका मान अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है। देखो यहां से अगर अपन देखें तो f1 प्लस आयोटा कितना आ रहा है। देखो log 1 प्लस आयोटा का मान निकाल रहे हैं तो log mod ऑफ z आएगा। log mod ऑफ z का मतलब हो गया log √2 हो गया। देखो प्लस आयोटा हो गया। देखो यहां पे आ जाएगा कितना 2n पाई
प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसका आर्ग्यूमेंट अगर अपन देखें तो कितना होता है इसका कोणांक, थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स से निकालते हैं। जैसे कोई समिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका थीटा का मान निकालते हैं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स से निकालते हैं। देखो कोणांक इस सूत्र से निकलता है। देखो फिर अपन ये देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में वो अपन देखते हैं। देखो तो इसका अगर कोणांक देखेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई का मान 1 हो गया, एक्स का मान 1 हो गया, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहां कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। देखो ये आएगा। अब यहां एन का मान 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कितने मान प्राप्त कर सकते हैं इसके। देखो अपन एन बराबर 1 रखेंगे 1 मान आ जाएगा, 2 रखेंगे 1 मान आ जाएगा, 3 रखेंगे 1 मान आ जाएगा, यानी log 1 प्लस आयोटा के अनंत मान अपन निकाल सकते हैं। देखो log 1 प्लस आयोटा कितने ही मान निकाल सकते हो। एन बराबर 1 रखोगे इसका 1 मान आ जाएगा, एन बराबर 2 रखेंगे दूसरा मान आ जाएगा, एन बराबर 3 रखेंगे तीसरा मान आ जाएगा। देखो एन बराबर अपन ये सारे मान ले सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, देखो सुनेंगे इधर। अभी ये बात कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो अपन सीखेंगे 10+2 वाले सिलेबस में। यहां मैं जो बात बताना चाह रहा था वही बताना चाह रहा था कि जेड के एक मान के लिए एफ जेड के एक से अधिक मान भी आ सकते हैं। देखो जेड के एक मान के लिए एफ जेड के एक से अधिक मान भी आ सकते हैं। देखो अब इसमें देखो, जैसे अभी इस फंक्शन का अगर अपने को समाकलन करना है या जैसे वो काम में लेना है, तब अपन इसमें एक ब्रांच कट लगाया जाता है। ब्रांच कट लगाने का मतलब होता है बहुमानी फलन को एक मानी फलन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे अपन एक कट लगा देंगे जिससे फिर ये एक मानी फलन में ही रहेगा। देखो आगे पढ़ते हैं उसमें, जब समेशन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वहां पर देखो एक ब्रांच कट लगाया जाता है। ब्रांच कट से इसको बहुमानी फलन को एक मानी फलन में रखा जाता है। देखो तो यहां पर बात कर रहे थे, देखो यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड के एक से अधिक मान अगर आते हैं तब उसको अपन कहेंगे बहुमानी फलन। देखो एफ जेड बराबर जैसे अंडर रूट जेड ले रहे थे, जेड की जगह मैंने आयोटा रखा था। देखो तो 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। देखो यहां पर देख रहे हैं अपने को अनंत मान प्राप्त होंगे। देखो एन बराबर 1 2 3 रखते जाओ, कितने मान निकाल सकते हो आप। देखो जनरल वैल्यू है इसकी, ये जनरल वैल्यू होती है। देखो समिश्र संख्याओं का लोग निकालने का सूत्र अपन 10+2 वाले सिलेबस में देखते थे, वहां पर देखते थे। तो बहुमानी फलन का मतलब क्या, देखो जेड के एक मान के लिए अधिक मान अगर प्राप्त हो रहे हैं तब उसको कहेंगे बहुमानी फलन। देखो यहां अपन बात करेंगे एक मानी फलन की बात करेंगे। देखो उसके बाद में देखो सीमा, लिमिट कैसे निकालते हैं। भाई अपना यहां मेन उद्देश्य देखो विश्लेषिक फलन पढ़ना। सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो अपने को पढ़ना है यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन पढ़ना है। देखो और विश्लेषिक फलन तक पहुंचने के लिए देखो ये सारी चीजें अपने को पढ़नी पड़ेगी। पहले देखो सबसे पहले अपन सीमा पढ़ेंगे, फिर सातत्यता पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। देखो फिर अपन पढ़ेंगे अवकलनीयता। फिर ऐसा फलन जो सब जगह क्या होता है, अवकलनीय होता है, उसको कहते हैं विश्लेषिक फलन कहते हैं। तो विश्लेषिक फलन तक पहुंचने के लिए अपने को देखो ये थोड़ी थोड़ी अपन बातें कर रहे हैं। देखो सीमा कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूटी क्या होती है, अवकलनीयता क्या होती है, फिर अपन बात करेंगे विश्लेषिक फलन के। देखो एनालिटिक फंक्शन की बात करेंगे। देखो तो यहां शॉर्ट में अपन बात कर रहे हैं। देखो सीमा का मतलब है लिमिट। लिमिट को अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इसे लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड बराबर एल से अपन व्यक्त करते हैं। इस तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है। लिमिट को इस तरीके से व्यक्त करते हैं। लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड बराबर एल से अपन इसको व्यक्त करते हैं। देखो एक तो लिख लेना भाई, सारे स्टूडेंट लिख लेना इसको। देखिए थोड़ा, इसे लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड बराबर एल से अपन व्यक्त करते हैं। इस बात का मतलब ये होता है, देखो जब जेड जेड जीरो की ओर अग्रसर होता है। देखो इस बात का मतलब ये, देखो जब जेड है वो मान लो जेड जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। देखो तब यदि एफ जेड है वो अगर एल की ओर अग्रसर होता है, देखो एफ जेड अगर एल की ओर अग्रसर होता है तब एल को अपन क्या कहेंगे, फलन एफ जेड की सीमा कहेंगे। देखो तब एल को फलन एफ जेड जेड बराबर जेड जीरो पर सीमा कहते हैं। जेड बराबर जेड जीरो पर सीमा कहते हैं।
देखो सीमा का मतलब क्या, देखो जब जेड Z0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ जेड जिस भी परिमित राशि की ओर अग्रसर होता है उसी राशि को अपन क्या कर देते हैं, फ्लेन एफ जेड की सीमा कर देते हैं। देखो ये Z0 कोई बिंदु है, देखो यहाँ पर अब जेड मान लो जैसे 1 की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ जेड का मान किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, देखो जिसकी ओर भी अग्रसर हो रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्लेन एफ जेड की सीमा कहते हैं। देखो जब जेड Z0 की ओर अग्रसर हो तो एफ जेड अगर एल की ओर अग्रसर होता है तब एल को अपन कहेंगे फ्लेन एफ जेड की जेड बराबर Z0 पे सीमा कहेंगे। देखो अब यहां थोड़ा सा देखो, जैसे वास्तविक फलन में अपन क्या करते हैं, बाईं सीमा और दाईं सीमा की बात करते हैं। देखो तो यहां बाईं सीमा और दाईं सीमा की बात न करके अपन किसकी बात करेंगे, देखो पथ की बात करेंगे। देखो सुनेंगे ध्यान से, देखो इस बात को भी। वहां तो अपन क्या करते हैं, अपन ये बात जानते हैं, देखो वास्तविक संख्याएं वो कहां पे होती हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं उन सबको अपन कहां पे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। देखो अब यहां मान लो जैसे अपन एक ले लिया, देखो यहाँ पे मान लो अक्स है, देखो अक्स को अगर एक की ओर अग्रसर होना है तो या तो इधर से एक की ओर अग्रसर हो सकता है या अक्स एक की ओर अग्रसर इधर से हो सकता है। तो वहां केवल अपन बात करते हैं बाईं सीमा और दाईं सीमा की बात करते हैं। देखो अगर वास्तविक फलनों की लिमिट निकालते हैं तो वहां केवल बाईं सीमा और दाईं सीमा की बात होती है, क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सारी कहां पे होती है, एक्स एक्सिस पे होती है। देखो लेकिन समिश्र संख्या तो चारों तरफ हो सकती है भाई, समिश्र संख्या यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। देखो तो यहां पे अपन क्या करेंगे, देखो बाईं सीमा दाईं सीमा की न बात करके अपन किसकी बात करेंगे, देखो पथ की बात करेंगे। देखो यहां मान लो जेड है, देखो यहां मान लो अपने जेड यहां पे मान लिया। देखो अब इस अपने को लिमिट लेनी है, जैसे जेड टेंस टू 0 लेनी है। देखो लिमिट जेड टेंस टू 0 लेनी है तो इस जेड को 0 के पास आना है। देखो अब जेड 0 की ओर अग्रसर इस पथ के अनुदिश भी हो सकता है, पहले ऐसे जाके फिर ऐसे भी आ सकता है, फिर ऐसे या ऐसा भी कर सकता है कि ऐसे जाके यहां पे आ जाए। देखो या और कोई इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला पथ भी अपन ले सकते हैं। देखो तो वहां जैसे बाईं सीमा और दाईं सीमा की बात होती है, वास्तविक फलनों में जैसे बाईं सीमा और दाईं सीमा की बात होती है, वैसे यहां पथ की बात होगी। देखो वहां जैसे अपन निकालते हैं बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालते हैं, दोनों बराबर आ जाती है तो अपन कह देते हैं कि सीमा विद्यमान है। लेकिन यहां अपन क्या करेंगे, जेड को 0 की ओर अग्रसर सभी पथों के अनुदिश करके देखेंगे। देखो अगर सभी पथों के अनुदिश इसका मान परिमित और अद्वितीय आता है तब अपन कहेंगे कि फ्लेन एफ जेड की जेड बराबर Z0 पे सीमा विद्यमान है। देखो मान लो इसको Z0 कह रहा हूं मैं, देखो इसको Z0 कह रहा हूं। देखो तो जेड Z0 की ओर अग्रसर इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, या इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला अपन और कोई पथ भी ले सकते हैं। तो सभी पथों के अनुदिश इसका मान क्या आना चाहिए, परिमित और अद्वितीय आना चाहिए। परिमित और अद्वितीय आएगा तब अपन कहेंगे कि फ्लेन एफ जेड की जेड बराबर Z0 पे सीमा विद्यमान है। देखो तो यहां एक बात लिख लेना पहले, देखो यहां पथ की बात होगी। देखो नीचे लिख लेना, देखो सीमा एल विद्यमान होगी। देखो सीमा एल विद्यमान होगी। देखो यदि जेड के Z0 की ओर अग्रसर होने वाले, जेड के Z0 की ओर अग्रसर होने वाले प्रत्येक पथ के अनुदिश, प्रत्येक पथ के अनुदिश एल का मान परिमित व अद्वितीय हो। परिमित भी होना चाहिए यानी फाइनाइट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। देखो एल का मान परिमित व अद्वितीय हो, एल का मान परिमित व अद्वितीय हो। तो मेन जो बात समझनी है वो यही समझनी है। देखो अवकलनीयता में भी काम में आएगी, जहां भी अपने को लिमिट निकालनी है वहां ये बात काम में आएगी। देखो देखो लिमिट को अपन किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। देखो अब इसका मतलब ये कि जब जेड Z0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ जेड अगर एल की ओर अग्रसर हो रहा है तो एल को अपन फ्लेन एफ जेड की सीमा कहेंगे। देखो अब सीमा इस तरीके से निकलेगी। देखो जैसे वास्तविक फलनों में अपन बात करते हैं बाईं सीमा दाईं सीमा की, क्योंकि वहां पे भाई जितनी भी वास्तविक संख्याएं, दोबारा मैं बता देता हूं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं उन सबको अपन एक्स एक्सिस पे लिख सकते हैं। देखो तो अब यहां जैसे मान लो एक है तो अक्स को एक की ओर अग्रसर हो रहा है तो या तो इधर से अक्स एक की ओर अग्रसर हो सकता है क्योंकि अक्स भी यहीं पे, या अक्स एक की ओर अग्रसर इधर से हो सकता है। देखो अगर अक्स एक की ओर अग्रसर बाईं तरफ से होता है तब तो उसको अपन बाईं सीमा कह देते हैं। अक्स एक की ओर अग्रसर दाईं तरफ से होता है तब उसको अपन दाईं सीमा कह देते हैं। बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर आती है तब अपन कहते हैं सीमा विद्यमान है। लेकिन यहां अपने को पथ की बात करनी पड़ेगी। देखो यहां अपन बात करेंगे पथ की बात करेंगे। देखो अब पथ कौन कौन से हो सकते हैं, देखो समझेंगे इस बात को। देखो पथ कौन कौन से हो सकते हैं वो थोड़ा अपन समझ रहे हैं। देखो भाई यहां जैसे मैंने ये ले लिया, देखो यहां मान लो जेड है। देखो और यहां अपन जैसे ये जो 0 है इसको अपन मान लेते हैं Z0 मान लेते हैं। देखो एक बार इसको 0 मान लिया। देखो अब जेड को Z0 के पास आना है, 0 के पास आना है। देखो तो वो कैसे कैसे आ सकता है। देखो कौन कौन से पथ के अनुदिश आ सकता है, क्योंकि सम्मिश्र संख्याएं तो चारों तरफ है।
सम्मिश्र संख्याएं तो चारों तरफ है, तो जेड यही भी हो सकता है। मान लो यही वास्तविक चर होता तो एक्स यहां होता, फिर केवल इसी के अनुदिश आता ही। अगर यही वास्तविक चर होता तो केवल एक्स एक्सिस के अनुदिश ही आता, लेकिन जेड तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देखो तो अब जेड को अगर जीरो के पास में आना है तो वो कौन कौन से पथ के अनुदिश आ सकता है। देखो एक तो अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो पहले अपन चले इधर चले, देखो फिर अपन इस पथ के अनुदिश चले, देखो फिर इस पथ के अनुदिश चले। देखो अगर ऐसे अपन चल रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे वाई एक्सिस के अनुदिश, इस पथ का नाम होगा वाई एक्सिस के अनुदिश। अगर वाई एक्सिस के अनुदिश अगर अपन चलेंगे तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स बराबर जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स बराबर जीरो होता है, तो उस लिमिट में अपन कर देंगे एक्स बराबर जीरो कर देंगे। देखो भाई यहां जब अपन ऐसे चलेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वैसे लिमिट लेंगे इसमें तो अपन जैसे जैसे जेड इसकी ओर अग्रसर हो रहा है तो एक्स का मान चेंज होता जाएगा, एक्स का मान चेंज होता जाएगा तो वो अपन लिमिट ले लेंगे। देखो फिर यहां जाने के बाद में ये ऐसे आएगा, देखो और ऐसे आएगा तो इस पूरे पथ पे एक्स का मान कितना होगा, जीरो होगा। देखो अगर जेड जीरो इधर जाके और फिर ऐसे आ रहा है तब उसको अपन कहेंगे कि वाई एक्सिस के अनुदिश जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। देखो तब अपन कहेंगे कि जेड जीरो की ओर अग्रसर कैसे हो रहा है, वाई एक्सिस के अनुदिश हो रहा है। देखो एक ऐसा हो सकता है, थोड़ा समझना है इस बात को। देखो एक अपन ऐसा कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे जेड है देखो और यहां मान लो जीरो है। देखो अब जेड को जीरो के पास आना है तो कैसे आ सकता है, पहले ऐसे जा सकता है, देखो फिर इस पथ के अनुदिश आ सकता है। देखो अगर ऐसे आ रहा है तब उसको अपन कहेंगे एक्स एक्सिस के अनुदिश, तब वो कहलाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग कहलाएगा। देखो एक्स एक्सिस के अनुदिश कहेंगे इसको अपन, और एक्स एक्सिस पे अपन जानते हैं क्या होता है, वाई बराबर जीरो होता है। देखो तब उसमें कंडीशन काम में ले लेंगे, वाई बराबर जीरो काम में ले लेंगे। देखो या फिर जेड जीरो की ओर अग्रसर कैसे हो सकता है, देखो ऐसे हो सकता है। देखो जेड जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ पे जेड है देखो, यहां जीरो है, देखो ये जीरो है। देखो तो जेड जीरो की ओर अग्रसर क्या हो सकता है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला कोई भी पथ ले लो आप, सीधी रेखा भी अपन ले सकते हैं, ये रेखा भी ले सकते हैं अपन, वाई बराबर एक्स भी अपन ले सकते हैं, वाई बराबर 2x भी ले सकते हैं, कोई भी पथ ले सकते हैं। देखो ये भी ले सकते हैं अपन भी, वाई बराबर ऐसा पथ होना चाहिए जो जीरो जीरो से गुजरेगा, भी ऐसा पथ होना चाहिए जो जीरो जीरो से गुजरेगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं वाई बराबर एक्स है, इसमें एक्स की जगह जीरो करेंगे, वाई की जगह जीरो करेंगे, जीरो आ रहा है। देखो ऐसे ये पथ भी ले सकते हैं अपन, वाई बराबर 2x भी ले सकते हैं अपन, ये भी ले सकते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर जैसा पथ भी ले सकते हैं, कोई भी पथ ले सकते हैं। ऐसा पथ होना चाहिए जो जीरो जीरो से गुजरे। देखो वाई बराबर एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, वाई बराबर एक्स क्यूब ले सकते हैं, ये सारे पथ अपन ले सकते हैं। देखो कोई भी पथ हो सकता है। देखो ऐसा पथ होना चाहिए जो जीरो जीरो से गुजरेगा। देखो ऐसा पथ होना चाहिए जो जीरो जीरो से गुजरेगा, सीधी रेखा भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। देखो अब जब अपन लिमिट निकालेंगे तो इन सभी पथों के अनुदिश निकाल के देखेंगे। देखो अगर सभी पथों के अनुदिश सेम मान आ जाएगा तब अपन कहेंगे कि वो सीमा विद्यमान है। देखो जितने भी पथ आप ले सकते हो सभी के अनुदिश उसका मान क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। देखो सभी के अनुदिश उसका मान परिमित आना चाहिए। देखो तब अपन कहेंगे कि सीमा विद्यमान है। देखो तो ये बना लो, डायग्राम बना लो ऐसा। देखो जेड के जीरो की ओर अग्रसर होने की पथ लिख रहा हूं। देखो की ओर अग्रसर होने की पथ, जेड के जेड जीरो की ओर अग्रसर होने के लिए ये सारे पथ अपन ले सकते हैं, कोई भी पथ ले सकते हो जो जीरो जीरो से गुजर रहा है। कोई भी पथ लिया जा सकता है जो जीरो जीरो से गुजर रहा है। हाँ परिमित और अद्वितीय आना चाहिए, यूनिक मान आना चाहिए, सबका सेम ही मान आना चाहिए। मैंने लिखा ना एल का मान परिमित और अद्वितीय होना चाहिए। सभी पथों के अनुदिश सेम मान आना चाहिए। सभी पथों के अनुदिश अगर सेम मान आएगा तभी अपन कहेंगे कि सीमा विद्यमान है, तभी कहेंगे कि सीमा विद्यमान है। देखो पिछली बार एक दो क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के दे दिए थे, बाकी इसमें निश्चित क्वेश्चन है, निश्चित क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, सेकंड ग्रेड में थी नहीं, इस बार अपन लगाए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। फर्स्ट ग्रेड में हुआ करती थी, कॉलेज सिलेबस कॉलेज लेक्चर के लिए है, तो वहां निश्चित क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते इनमें, बार बार वही क्वेश्चन पूछे गए। यही एक किताब है जिसके अंदर नेट का सिलेबस अपने इन किताबों से मैच करता था। बाकी अलजेब्रा देखें, रियल एनालिसिस देखें तो वो नेट के अंदर अलग ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन यही क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेट में भी अगर आप देखोगे तो यही क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, अलग है ही नहीं कुछ भी इसके अंदर। देखो इसमें अलग कुछ भी नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, निश्चित क्वेश्चन है। देखो